गुनाहों का देवता पार्ट 11। अपनी शादी के पहले हमेशा के लिए अलग होने से पहले सुधा को इतना ही मौका मिला। उसके बाद सुबह 6 बजे गाड़ी आती थी, लेकिन खुशकिस्मती से गाड़ी लेट थी। डॉक्टर शुक्ला तथा अन्य लोग बारात का स्वागत करने स्टेशन पर जा रहे थे और चंदर घर पर ही रह गया था जनवासे का इंतजाम करने। जनवासा बगल में था। माथुर साहब के बंगले के दोनों हॉल और कमरा खाली करवा लिए गए थे। चंदर सुबह 6 ही बजे आ गया था और जनवासों में सब सामान लगवा दिया था। नहाने का पानी और बाकी इंतजाम कर वह घर आया। जलपान का इंतजाम तो केदार के हाथ में था, लेकिन कुछ तौलिए भिजवाने थे। बिनती, कुछ तौलिए निकाल दो, चंदर ने बिनती से कहा। बिनती उड़द की दाल धो रही थी। उसने फौरन उठकर हाथ धोए और कमरे में चली गई। ए बिनती, बुआ जी ने भंडारे के अंदर से आवाज लगाई। जाने कहाँ मर गई मुंहधौसी। अरे सिंगार पटार बाद में कर लियो। कान में तनिक दीदा न लगत। बेसन का कंस्ट्रक्ट कहाँ रखा है? अभी आए, विंटी ने चंदर से कहा और अपनी माँ के पास दौड़ी। 15 मिनट हो गए, लेकिन बिनती लौटी ही नहीं। ब्याह का घर, हर तरफ से बिनती की पुकार मचती और बिनती पंख लगाए उड़ रही थी। जब बिनती नहीं लौटी तो चंदर ने सुधा को ढूंढकर कहा, सुधा, एक बहुत बड़ा सा तौलिया निकाल दो। सुधा चुपचाप उठी और स्टडी रूम में चली गई। चंदर भी पीछे पीछे गया। बैठो, अभी निकाल कर लाते हैं, सुधा ने भरी हुई आवाज में कहा और बगल के कमरे में चली गई। वहां से लौटी तो उसके हाथ में मीठे की तस्तरी थी। अरे, खाने का वक्त नहीं है सुधा, 8 बजे लोग आ जाएंगे। अभी 2 घंटे हैं, खा लो चंदर। अब कभी तुम्हारे काम में हर्जा करके खाने को नहीं कहूंगी, सुधा बोली। चंदर चुप। याद है चंदर, इसी जगह आंचल में छिपाकर नान खटाई लाई थी। आओ, आज अपने हाथ से खिला दूं, कल ये हाथ पराए हो जाएंगे। और सुधा ने एक इमरती तोड़कर चंदर के मुंह में दे दी। चंदर की आंखों में 2 आंसू छलक आए। सुधा ने अपने आंख से आंसू पोंछ दिए और बोली, चंदर, घर में कोई खाने का ख्याल करने वाला नहीं है, खाते पीते जाना। तुम्हें हमारी कसम है, मैं शाहजहांपुर से लौटकर आऊंगी तो दुबले मत मिलना। चंदर कुछ बोला नहीं, आंसू बहते गए। सुधा खिलाती गई, वह खाता गया। सुधा ने गिलास में पानी दिया। उसने हाथ धोया और जेब से रुमाल निकाला। क्यों, आज आंचल में हाथ नहीं पोंछोगे? सुधा बोली। चंदर ने आंचल हाथ में ले लिया और पलकों पर आंचल दबाकर फूट फूट कर रो पड़ा। छी चंदर, आज तो हम संभल गए हैं। हमने सब स्वीकार कर लिया। चुपचाप, अब तुम कमजोर मत बनो। तुमने कहा था मैं शांत रहूं, तो शांत हो गई। अब क्यों मुझे भी रुलाओगे? उठो। चंदर उठ खड़ा हुआ। सुधा ने एक पान चंदर के मुंह में देकर कत्था उसकी कमीज से लगा दिया। चंदर कुछ नहीं बोला। अरे, आज तो लड़ लो चंदर, आज से खत्म कर देना। इतनी में बिनती तौलिया ले आई। दीदी, इन्हें कुछ खिला दो, ये खा नहीं रहे हैं, बिनती ने कहा। खिला दिया, सुधा बोली। देखो चंदर, आज मैं नहीं रहूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम बराबर मेरे सामने रहना। मंडप में रहोगे ना? हाँ, रहूंगा, चंदर ने आंसू पीते हुए कहा। कहीं चले मत जाना, मेरी आखिरी विनती है, सुधा बोली। चंदर तौलिया लेकर चला गया। क्योंकि बारात में कुल 8 ही लोग थे, अतः घर की और माथुर साहब की 2 ही कारों से काम चल गया। जब वे लोग आए तो नाश्ते का सामान तैयार था और चंदर चुपचाप बैठा था। उसने फौरन सबका सामान लगवाया और सामान रखवाकर
वह जा ही रहा था कि कैलाश ने पीछे से कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे घुमा लिया और गले से लगाकर बोला, कहाँ चलें कपूर साहब, नमस्ते। चलो पहले नाश्ता करो। और खींचकर वह चंदर को ले गया, अपने बगल की मेज पर बिठाकर उसकी चाय अपने हाथ से बनाई और बोला, कुछ नाराज थे क्या कपूर? खत का जवाब क्यों नहीं देते थे? हम तो बराबर खत का जवाब देते रहे यार। कपूर चाय पीते हुए बोला, अच्छा, तो हम घूमते रहे इधर उधर, खत गड़बड़ हो गए होंगे। लो समोसा खाओ, कैलाश ने कहा। चंदर ने सिर हिलाया तो बोला, अरे वाह, शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, हमारी हो रही है, समझे? तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? अच्छा कपूर, काम तो तुम ही पर होगा सब। हाँ, कपूर बोला। बड़ा अफसोस है यार, जब हम लोग पहली दफा मिले थे तो यह नहीं मालूम था कि तुम और डॉक्टर साहब इतना अच्छा इनाम दोगे। अपने को बचाने का हमारे लायक कोई काम हो तो बताओ। आपकी दुआ है, चंदर ने सिर झुकाकर कहा और सभी हंस पड़े। इतने में शंकर बाबू डॉक्टर साहब के साथ आए और सब लोग चुप हो गए। दिन भर के व्यवहार से चंदर ने देखा कि कैलाश भी उतना ही अच्छा, हंसमुख और शालीन है जितने शंकर बाबू थे। वह उसे राजनीतिक क्षेत्र में जितना फौलादी लगा था, घरेलू जिंदगी में उतना ही अच्छा लगा। चंदर का मन खुशी से नाच उठा। सुधा की ओर से वह थोड़ा निश्चिंत हो गया, अब सुधा निभा ले जाएगी। वह मौका निकालकर घर में गया, देखा सुधा को औरतें घेरे हुए बैठी हैं और मुहावर लगा रही थी। बिन्ती कनस्तर में से घी निकाल रही थी। चंदर गया और बिन्ती की चोटी घसीटकर बोला, ओ गिलहरी, घी पी रही है क्या? बिन्ती ने दंग होकर चंदर की ओर देखा। आज तक कभी अच्छे भले में तो चंदर ने उसे नहीं चढ़ाया था, आज क्या हो गया? आज जबकि पिछले 15 रोज से चंदर के होठ मुस्कुराना भूल गए हैं। आंख फाड़कर क्या देख रही है? कैलाश बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। अब सुधा बहुत सुखी रहेगी। कितना अच्छा होगा बिन्ती, हंसती क्यों नहीं गिलहरी? और चंदर ने बिन्ती की बाह में चुटकी काट ली। अच्छा, हमें दीदी समझाए क्या? अभी बताती हैं। और घी भरे हाथ से चंदर की बाह पकड़कर बिन्ती ने जोर से घुमा दी। चंदर ने अपने को छुड़ाया और बिन्ती को चपट मारकर गुनगुनाता हुआ चला गया। बिन्ती ने कनस्तर के मुंह पर लगा घी पोंछा और मन में बोली, देवता और किसे कहते हैं? शाम को बारात चढ़ी, सादी सी बारात। सिर्फ एक बैंड था। कैलाश ने शेरवानी और पैजामा पहना था और टोपी। सिर्फ एक माला गले में पड़ी थी और हाथ में कंगन बंधा था। मोरे पीछे किसी आदमी के हाथ में था। जयमाल की रस्म होने वाली थी, लेकिन बुआ जी ने स्पष्ट कर दिया था कि हमारी लड़की कोई ऐसी वैसी नहीं है कि ब्याह के पहले भरी बारात में मुंह खोलकर माला पहनाए। लेकिन घूंघट के मामले पर सुधा ने दृढ़ता से मना किया था। वह घूंघट बिल्कुल नहीं करेगी। अंत में पापा उसे लेकर मंडप में आए। घर का काम काज निबट गया था। सभी लोग आंगन में बैठे थे। कामिनी, प्रभा, लीला सभी थीं। एक और बाराती बैठे थे। सुधा शांत थी, लेकिन उसका मुंह ग्रहण के चंद्रमा की तरह निस्तेज था। मंडप का एक बल्ब खराब हो गया था और चंदर सामने खड़ा उसे बदल रहा था। सुधा ने जाते जाते चंदर को देखा और आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर फिर आंसू पोंछने लगी। कामिनी, प्रभा, लीला तमाम लड़कियां कैलाश पर फब्तियां कस रही थीं। सुधा सिर झुकाए बैठी थी। पापा से उसने कहा, बिन्ती को हमारे पास भेज दो। बिन्ती आकर सुधा के पीछे बैठ गई। कैलाश ने आंख के इशारे से चंदर को बुलाया। चंदर आकर पीछे बैठा तो कैलाश ने कहा, यार
यहाँ जो लोग खड़े हैं इनका परिचय तो बता दो चुपके से। चंदर ने सभी का परिचय बताया, कामिनी, प्रभा, लीला, सभी के बारे में। जब चंदर बता रहा था तो विनती बोली, बड़े लालची मालूम देते हैं आप, एक से संतोष नहीं है क्या? वाह रे जीजाजी। कैलाश ने मुस्कुराकर चंदर से पूछा, इनका ब्याह तय हुआ है कि नहीं? हो गया, चंदर ने कहा। तभी बोलने का अभ्यास कर रही हैं। मंडप में भी इसीलिए बैठी हैं क्या? कैलाश ने कहा। बिनती झेप गई और उठकर चली गई। संस्कार शुरू हुआ। कैलाश के हाथ में नारियल और उसकी मुट्ठी पर सुधा के दोनों हाथ। सुधा अब चुप थी, इतनी चुप कि लगता था उसके होठों ने कभी बोलना जाना ही नहीं। संस्कार के दौरान ही पारंपरिक वचन का समय आया। कैलाश ने सभी प्रतिज्ञाएं स्वयं कही। शंकर बाबू ने कहा, लड़की की शिक्षित है और उसे भी स्वयं वचन कहने होंगे। सुधा ने सिर हिला दिया। एक असंतोष की लहर सी बारातियों में फैल गई। चंदन ने विनती को बुलाया, उसके कान में कहा, जाकर सुधा से कह दो कि पागलपन नहीं करते। इससे क्या फायदा? विनती ने जाकर बहुत धीरे से सुधा के कान में कहा। सुधा ने सिर उठाकर देखा। सामने बरामदे की सीढ़ियों पर चंदर बैठा हुआ था, चिंतित सा। कभी शंकर बाबू की ओर देखता और कभी सुधा की ओर। सुधा से उसकी निगाह मिली और वह सिहर सा उठा। सुधा क्षण भर उसकी ओर देखती रही। चंदर ने जाने क्या कहा और सुधा ने आंखों ही आंखों में उसे क्या जवाब दे दिया। उसके बाद सुधा नीचे रखे हुए पूजा के नारियल पर लगे हुए सिंदूर को देखती रही। फिर एक बार चंदर की ओर देखा। विचित्र सी थी वह निगाह, जिसमें कातरता नहीं थी, करुणा नहीं थी, आंसू नहीं थे, कमजोरी नहीं थी। एक गंभीरतम विश्वास, एक उपमाहीन स्नेह, एक संपूर्णतम समर्पण। लगा जैसे वह कह रही हो, सचमुच तुम कह रहे हो? फिर सोच लो चंदर, इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो, मुझसे मुंह से क्यों कहलवाना चाहते हो? क्या सारा सुख लूटकर थोड़ी सी आत्मवंचना भी मेरे पास नहीं छोड़ोगे? अच्छा लो मेरे देवता। और उसने हारकर सिसकियों से सने स्वरों में अपने को कैलाश को समर्पित कर दिया, प्रतिज्ञाएं दोहरा दी और उसके बाद साड़ी की एक छोर खींचकर नथ की डोरी ठीक करने के बहाने उसने आंसू पोंछ लिए। चंदर ने एक गहरी सांस ली और बगल में बैठी हुई बुआ जी से कहा, बुआ जी अब तो बैठा नहीं जाता, आंखों में जैसे किसी ने मिर्च भर दी हो। जाओ जाओ सोए रहो, ऊपर खाट बिछी है, कल सुबह 10 बजे विदा करे को है। कुछ खाओ पियो न तो पड़े रहो। बुआ ने बड़े स्नेह से कहा। चंदर ऊपर गया तो देखा एक खाट पर बिनती औंधी पड़ी सिसक रही है। बिनती, बिनती, उसने बिनती को पकड़कर हिलाया। बिनती फूट फूट कर रो पड़ी। उठ पगली, हमें तो समझाती है, खुद अपने आप पागलपन कर रही है, चंदर ने रूंधे गले से कहा। बिनती उठकर एकदम चंदर की गोद में समा गई और दर्दनाक स्वर में बोली, हाय चंदर, अब क्या होगा? चंदर की आंखों में आंसू आ गए। वह फूट पड़ा और बिनती को एक डूबते हुए सहारे की तरह पकड़कर उसकी मांग पर मुंह रखकर फुट फुट कर रो पड़ा। लेकिन फिर भी संभल गया और बिनती का माथा सहलाते हुए और अपनी सिसकियों को रोकते हुए कहा, रो मत पगली। धीरे धीरे बिनती चुप हुई और खाट के पास नीचे छत पर बैठ गई और चंदर के घुटनों पर हाथ रखकर बोली, चंदर तुम आना मत छोड़ना, तुम इसी तरह आते रहना जब तक दीदी ससुराल से लौट ना आए। अच्छा, चंदन ने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा,
घबराते नहीं, तुम तो बहादुर लड़की हो ना, सब चीज बहादुरी से सहना चाहिए। कैसी दीदी की बहन हो। क्यों? बिन्ती उठकर नीचे चली गई। चंदर लेट गया। उसकी पोर पोर में दर्द हो रहा था, नस नस को जैसे कोई तोड़ रहा हो, खींच रहा हो। हड्डियों के रेसे रेसे में थकान मिल गई थी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आंगन में पुरोहित जी के मंत्र पाठ का स्वर और बीच बीच में आने वाले किसी बाराती या औरतों की आवाजें उसके मन और अस्त्र व्यस्त कर देती थीं। उसकी थकान और उसकी अशांति ही उसको बार बार झटके से जगा देती थी। वह करवट बदलता, कभी ऊपर देखता, कभी आंखें बंद कर लेता कि शायद नींद आ जाए, लेकिन नींद नहीं ही आई। धीरे धीरे नीचे का रौ भी शांत हो गया। संस्कार भी समाप्त हुआ। बारात बाराती उठकर चलने लगे और वह आवाजों से यह पहचानने की कोशिश करने लगा कि अब कौन क्या कर रहा है। धीरे धीरे सब शोर शांत हो गया। चंदर ने फिर करवट बदली और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे एक कोहरा उसके मन पर छा गया। वह इतना जागा कि अब अगर वह आंख भी बंद करता तो जब पलकें पुतलियों से छा जाती तो एक बहुत कड़वा दर्द होने लगा था। जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी, किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था, उतना ही पलकें खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े, चूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथनी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई, आंखें जिसमें भादों की घटनाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो रही थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, इस पर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो कुछ थी उससे कहीं ज्यादा हो मेरे लिए। सुधा सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई पायताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेले का हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख लिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा। बहुत मुश्किल से रूंधे गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो, उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांवों पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पूड़ियाँ खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़ककर चंदर के पांवों पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली, धीमे धीमे निःशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदर ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं। अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा। नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदर ने सुधा को रोकते हुए कहा। बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये जूठे हो जाएंगे देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था।
बहुत जल्दी करते कराते भी 9:15 बज गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए थे। पीछे से नाइन सुधा के सिर पर पंखा रखे थे और बुआ जी रोचना कर रही थी। चंदर के जल्दी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने ज्यों ही पांव रखा कि बिनती पांव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर से बिलक बिलक कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीखकर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकेंड क्लास में एक बर्थ सुरक्षित थी। बाकी लोग ड्योढ़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए, मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी चादर से खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथ पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो बिनती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूँ। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध की चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे, वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा अब तुम ठीक से रहना और भावुकता या बचपना मत करना, समझे। पापा ने आंख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा विनती को गांव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए। चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर ये पुर्जा विनती को देना और देखो मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिक कर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछ पोंछ कर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई तब चंदर मुड़ा। उसके बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पर पहुंचा उसे मालूम नहीं।